हमारा टॉपिक चल रहा था बोर मॉडल ऑफ एटम। उसमें मैंने आपको करवा दिया था, पहले रेडियस करवा दी थी, उसके बाद वेलोसिटी, फिर टाइम पीरियड, 3 चीज हो चुकी थी। टाइम पीरियड के बाद फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, और उसके बाद स्पेक्ट्रम। तो छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। स्पेक्ट्रम थोड़ा सा है बस, बाकी आसानी से हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे, टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए नॉर्मल अगर इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करो, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ है उसकी, फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी ये जानना चाहता है। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, टाइम पीरियड का अपोजिट होता है। तो टाइम पीरियड की रिलेशन आपने निकाली थी, जस्ट उसका उल्टा कर देना। क्लियर है? तो वो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर था तो उल्टा हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से लिखा जाता है और ओमेगा हमेशा 2 पाई न्यू होता है। यहां से जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, बस आंसर आ जाएगा आपका। इसमें कुछ नहीं है करने लायक, ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, उसकी बात करते हैं। तो इन दोनों को समझाता हूं। देखिए पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, फिर टोटल की बात करेंगे। ये काम की चीज है और दोनों को इकट्ठा करना क्वेश्चन आएगा इसका। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, आपको अगर याद हो तो मॉडल में कुछ ऐसा पढ़ा था हमने कि ये न्यूक्लियस है और यहां इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। और r इसकी रेडियस है, r रेडियस के ऊपर ये शेल है जहां ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। मैंने कहा था न्यूक्लियस की तरफ इसकी अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस है, न्यूक्लियस की तरफ खींचा जा रहा है। और बाहर इसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए ना ये अंदर आ रहा ना ये बाहर जा रहा। ये बात हमारी डिस्कशन में हो चुकी थी पहले। इसके हिसाब से देखा जाए तो एक तो कंफर्म है पोटेंशियल एनर्जी जो अंदर जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन किसकी वजह से है, अट्रैक्शन तो न्यूक्लियस की वजह से है। जितनी अट्रैक्शन है उतनी क्या है, बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड फोर्स के बराबर है। और आउटवर्ड फोर्स क्या है, आउटवर्ड फोर्स ड्यू टू वेलोसिटी, जो बाहर की तरफ, और वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये डिस्कस किया था हमने, याद हो तो ये अंदर की तरफ अट्रैक्शन याद करिए। मैंने कहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखा था, जेड ई इंटू ई बटे आर स्क्वायर, कूलम्स के अकॉर्डिंग ये था जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और बाहर फोर्स था एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई। मैंने कहा था एक आर आपका कट जाएगा। यहां से आपने रेडियस की वैल्यू निकाली थी, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बैक जाइए, ये अट्रैक्शन जो है इसको क्या लिखा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिए। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होती है पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये तो याद है। तो पोटेंशियल किसकी वजह से है, पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का तो पोटेंशियल है, चार्ज किसका है, इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने पूरा एक लेक्चर दिया था कि इलेक्ट्रॉन बाउंड है, ये बोला था। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, न्यूक्लियस पे प्लस है, तो माइनस को अट्रैक्ट किए जा रहा है, इसलिए वो वहां बाउंड हो गया। तो उसी वजह से उसकी एनर्जी रिलीज हो चुकी है। बात ये है, माइनस साइन का मतलब एनर्जी रिलीज होना, हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, इसको देखो, पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस क्या हुआ, न्यूक्लियस का पोटेंशियल मतलब न्यूक्लियस का चार्ज। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। तो क्यू वहां न्यूक्लियस का चार्ज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह तो मैंने के लिख दिया, क्यू बाई आर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस हो गया जेड इंटू ई, और कहां है वो हो गया आपके पास आर। ये लो जी, यहां बात कर रहे हो। तो ये तो आपके पास आ गया पोटेंशियल, अभी पोटेंशियल वर्ड आया है। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए जिसके ऊपर आप बात कर रहे हो, जिसकी आप निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा वहां पे। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेरे पास क्या होगा, माइनस ई। तो ये नेट वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, देखो, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है।
देखो टोटल निकालना था, एग्जैक्ट निकालना चाहो तो आर की वैल्यू पुट कर दो, तो एक अलग बात होगी। एक बार इसी फॉर्म में रख लीजिए। आपके पोटेंशियल एनर्जी बराबर आएगा माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। हाँ जी बेटा, हाँ चल रहा है, बोलिए मैडम। वो कॉमर्स के टीचर हैं। हाँ तो अभी ना कोई बच्चा आएगा छोड़ने के लिए, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम दिया हुआ है मैंने, तो आते ही उनको दे देना चाहिए। हाँ जी क्लियर है अभी। तो अब आगे देखिए, तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा होता तो एक, अगर बाय द वे हम बात किसकी करते हैं, यहां पर कौन सा नंबर था अभी, 7th हुआ। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी यू निकालते तो हम कैसे निकालते, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे ही निकालते भाई। यस, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अच्छा अगर ये, या तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो, वहां से पीछे वेलोसिटी निकाल के आप आई हो, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, स्क्वायर हो जाएगी, सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उस फॉर्मेट में एक बार नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे रिलेशन चाहिए इन दोनों की। कैसे देखो, अगर ये निकालना चाहूं तो आपको ध्यान हो तो हमारे पास स्टार्टिंग में जब हम पीछे ये पढ़ रहे थे, ये देखिए ये वाली चीज, यहां एम वी स्क्वायर बाई आर किसके बराबर है, ये देखिए इसमें एम वी स्क्वायर बाई आर था, एक आर तो आपने कैंसिल कर दिया, तो खुद एम वी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया अभी, ये हो गया आपके पास के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये देखिए एम वी स्क्वायर ये इसके बराबर हो गया। तो अगर ये वैल्यू मैं वहां पुट कर दूं तो मेरे पास क्या चीज आ गई देखो, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, काइनेटिक एनर्जी और इसको कंपैरिजन देखिए, क्या मैं इतने हिस्से को माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं, यस लिखा जा सकता है। तो मेरे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ माइनस पोटेंशियल एनर्जी, एक ही बात है, ये इस साइड ले आऊं, 2 टाइम्स हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 काइनेटिक एनर्जी, सही है, एक ही तो बात है। तो एक तो इसका क्वेश्चन आता है, आपको एक एनर्जी दे रखी है, दूसरी आप आसानी से निकाल सकते हो। एक तो यहां से क्वेश्चन बनता है, मेन आएगा टोटल एनर्जी का क्वेश्चन, इसका तो यहां से जरूर थी इसलिए मैंने बीच में आपको बताया। अब मेन बात करते हैं टोटल एनर्जी की, क्योंकि ये भी इसी से रिलेटेड है। अच्छा टोटल एनर्जी अगर कोई निकालो, आप टोटल एनर्जी को ई से लिखते हैं, ये लीजिए, तो टोटल एनर्जी आपके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर आनी चाहिए। अच्छा अब ये देखिए ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपने पहले निकाल दी, क्या चीज, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और ये आपके पास माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो ये माइनस की एक वैल्यू है, ये प्लस की हाफ है, तो माइनस की हाफ बची। तो नेट मेरे पास एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और ये जो के जेड हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर है, काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी। तो नेट क्या कंक्लूजन निकलेगा, टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी जो है वही एनर्जी है मेन, तो मतलब जितनी उसके पास फिलहाल काइनेटिक एनर्जी है ना, उतनी रिलीज हो चुकी है उसकी, और वो पोटेंशियल थी एक्चुअली उससे डबल रिलीज हो चुकी, तो वो बाउंड हो गया। ये थी मेन बात यहां पे। तो अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, चाहे काइनेटिक से निकाल लो, चाहे पोटेंशियल से निकाल लो, जैसे मर्जी निकाल दीजिए आप, है सारी इक्वल ही, इससे निकल जाएगी सारी चीजें। क्लियर है। तो ये हुआ मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और टोटल एनर्जी की वैल्यू। तो ये दो रिलेशन आप जरूर याद रखिएगा, इन पे क्वेश्चन बनता है। और नेट फॉर्मूले की बात, वो तो देखो लास्ट में आप यहां आर की वैल्यू पुट कर दो। आर का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये हुआ करता था। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो।
ये लो जी, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर पहले था, नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। सारा सोल्व कर लेना जी, और सोल्व करने के पास आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। किसी भी शेल में अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो, सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए, -13.6 n स्क्वायर बाई जेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? सारी वैल्यू पुट करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगी सारी वैल्यू पुट करने के बाद। तो ये आ जाएगा -13.6 n स्क्वायर बाई जेड। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं बात करूं एनर्जी की, सिर्फ एनर्जी ऑर्डर ऑफ शेल, ये देखिए अलग अलग शेल है, सबकी अलग अलग एनर्जी है, हम बात कर रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात करिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, अकेले हाइड्रोजन एटम की बात कीजिए तो जेड क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला है -13.6 n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर था। जेड स्क्वायर अपॉन एन, यहां से देखिए ये था आपके पास जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ऊपर जेड स्क्वायर हो गया ना, और नीचे एन स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, सॉरी ये देखिए, यहां देखिए, तो आपके पास क्या चीज आ गई, ये आ गया मेरे पास जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू तो कंफर्म ही है, 1 हो चुकी है हाइड्रोजन के केस में, तो अपॉन एन स्क्वायर यही आएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा -13.6 बाई एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अलग अलग शेल के लिए आपको निकालनी थी। फर्स्ट शेल के लिए देखिए, पहली शेल आपके पास है, एन की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1 होगी। देखो तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। सेकंड आप देखिए, सेकंड शेल के लिए एन की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2 होगी। एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, -13.6 बाई 2 स्क्वायर, 4 आ गया डिवाइड में, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही आप थर्ड शेल के लिए निकाल लीजिए। थर्ड शेल के लिए आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, थर्ड शेल के लिए सिमिलर, -13.6 अपॉन 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा, वैल्यू आपके पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगी। एंड सो चलते जाइए, ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, बोलते ही बताइए, बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो बताइए एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। एक क्वेश्चन आता है, एनर्जी पहले थी माइनस की 13.6, फिर है माइनस की 3.4, फिर माइनस की 1.1, माइनस में वैल्यू छोटी होती जा रही है, ओवरऑल वैल्यू बड़ी होती जा रही है। एक तो क्लियर है, एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। दूसरा पूछते हैं एनर्जी गैप बताइए, एनर्जी का गैप, पहली शेल दूसरी शेल में एनर्जी का गैप 10.2 का है, देखो, जबकि दूसरी के अंदर इतना नहीं है, 1.8 या 1.9 के करीब है, इतना ही है। ठीक है। एनर्जी गैप घटता जाता है। आप याद रखिए, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो एनर्जी बढ़ती है, लेकिन एनर्जी गैप जो होता है वो हमेशा डिक्रीज होता है, याद रखना। फिर वो पूछता है कि गैप क्या इक्वल बढ़ता है, नहीं। क्या एनर्जी इक्वल बढ़ती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है भाई? तो गैप हमेशा कम होता है, सॉरी एनर्जी हमेशा क्या होती है, बढ़ती। इसका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ये कंक्लूजन का क्वेश्चन आता है। और इसी एनर्जी का यूज करके स्पेक्ट्रम को समझाया गया था। स्पेक्ट्रम आपको अच्छी तरह याद होगा, मैंने डिटेल से बता दिया था कि हाइड्रोजन के पास चाहे एक इलेक्ट्रॉन क्यों ना है, वो किसी भी शेल में जंप कर सकता है।
वहां से जैसे वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएगा एनर्जी एमिट करेगा, और एनर्जी एमिट करने के दौरान उसकी एनर्जी इस बात पे, उसकी वेवलेंथ इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो कहां से जंप कर रहा है। इसी चीज को हमने नील बोर के मॉडल में पढ़ा था, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए मान लीजिए कि आपके पास यहां अलग अलग शेल है, और शेल की बात करते हैं। सपोज करिए ये पहली शेल की बात कर रहा हूं, तो n इज इक्वल टू 1। एनर्जी कितनी है इसकी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन यहां है, दूसरा कहां है? फिर दूसरे में गैप कितना है देख सकते हो, दूसरे में बहुत गैप है भाई। अगर सेकेंड शेल की बात करो, उसकी एनर्जी ज्यादा है, देखो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इस साइड क्या ले रखी है मैंने, एनर्जी का ग्राफ है, तो एनर्जी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो। सेकंड शेल की एनर्जी ज्यादा है पहले वाले से। तीसरे की बात करूं, गैप कम कर दिया मैंने, देखिए तीसरे शेल की एनर्जी देख सकते हो, गैप कम हो गया, एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में गैप और कम हो जाएगा। ये देखिए ये अलग अलग शेल है। ये लीजिए, मैंने कहा था हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पहली शेल में। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं। अगर पहली शेल में है तो आना तो उसने पहले में है, तो कहां से वो आ सकता है? सेकंड में जंप किया हो, वहां से जंप करके अपना ओरिजिनल स्टेट पे आएगा पहले पे। थर्ड से हो सकता है वो जंप करके पहले कहां चला गया हो, थर्ड में अब वापसी आएगा। ये देखिए किसी भी शेल से जंप कर सकता है, देख सकते हो। तो ये जो लाइन्स आई है सारी, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये लाइन आ सकती है। क्यों आ सकती है आपके सामने? ये देखिए, क्योंकि वो कहीं से भी जंप करके आ सकता है। हो सकता है कि एक्साइट होके दूसरे में गया हो फिर वापसी आए, हो सकता है एक्साइट होके तीसरे में गया हो फिर वापसी आए। उनका एनर्जी गैप अलग है। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो तो हम जानते हैं, एनर्जी जो भी रिलीज हो रही है वो किसके इक्वल है? hc/λ। तो ये दो एनर्जी गैप, देखो आना कहां है उसने, इसमें आना है, यहीं से जंप किया होगा, तो ये n1 है और n2, तो इसका मतलब दो, इसको n2 कह दीजिए, दो एनर्जी लेवल का अंतर है, वो कोई दो हो सकते हैं। तो अगर कहता है कि अगर एनर्जी लेवल पहले की आप बात कर रहे हो, इसकी आप बात कर रहे हो कि कोई कहां आ रहा है, पहले में आ रहा है। मानो केस आपके पास ये है, आना कहां पे है? इलेक्ट्रॉन जंप करके वापसी कहां आएगा? पहली शेल में, फर्स्ट शेल में। तो n1 क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। कहां से आएगा? कहीं से भी आ सकता है भाई, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, कहीं से भी आ सकता था। जो वो एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी किस ऑर्डर की होती है? ये जो एनर्जी रिलीज होगी इस दौरान, ये हमेशा किस में होती है? ये यूवी रेंज में होती है। इतनी है कि उसकी रेंज क्या है? यूवी है, तो ऑलवेज यूवी लाइट एमिट होगी। और ये समझाया किसने था? लाइमन ने समझाया था, इसलिए इस सीरीज का नाम क्या रख दिया गया? लाइमन सीरीज नाम रख दिया गया। क्लियर है? आपको इसकी वेवलेंथ निकालनी हो तो n11 पुट कर देना। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन, ऐसे वर्ड यूज कर दिया उसने, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। आपको लाइमन सीरीज की तीसरी लाइन की वेवलेंथ पूछी है, तो तीसरी लाइन का मतलब क्या हो? देखो लाइमन सीरीज जाते यहां पहले ही चेक कर लें किसकी पूछी है। लाइमन है तो n11 है, पक्का है। तो n2 क्या हो गया? तीसरी लाइन है, पहली लाइन दूसरे से, तीसरे से, चौथे से।
तो तीसरी लाइन अगर वो कह रहा है तो इसका मतलब फोर्थ से जंप कर रहा है। या तो एनर्जी के हिसाब से निकाल लो, आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है, या इसी फॉर्मूला का यूज किया था, सारी एनर्जी वाले का यूज किया था इसी बात से, एनर्जी वाले फॉर्मूले से, तो फिर एक कंक्लूजन निकाल दिया था, वेव नंबर की टर्म में निकाल दिया था रीडबर्ग ने। वो हुआ करता है R 1/n1² माइनस 1/n2² Z²। ये सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा आपके पास आंसर। लीजिए, ये वेव नंबर की एक्सप्रेशन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये निकाल दी किसने? रीडबर्ग ने, इसलिए इसको रीडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। इसमें R की वैल्यू 109677, ये लीजिए, ये याद रख लेना 109677, ठीक है। तो यहां अब इसमें अगर आप बात करो, इसमें अब सीधा पुट हो जाएगा, N1 आपको पता है, N2 आपको पता है, केस दे देगा हाइड्रोजन एटम है, हीलियम है, हीलियम पॉजिटिव है, लिथियम 2 पॉजिटिव है, ऐसे एटॉमिक नंबर आपके पास है, जो भी कहे उसके हिसाब से पुट कर देना, ठीक है। R की वैल्यू आपके पास है, ये वेव नंबर आ जाएगा। वेव नंबर हमेशा 1/वेवलेंथ होता है, उल्टा कर देना उसको, तो वेवलेंथ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये सीरीज कौन सी थी? ये पहली सीरीज लाइमन सीरीज थी, जो हम दूसरे के लिए निकाला। तो जाहिर सी बात है, कहां से आ सकता है, कोई दूसरे में अगर आना हो तो कहां से आ सकता है? तीसरे से दूसरे में जंप हो सकता है, फोर्थ से फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, यहां से जंप कर सकता है। क्लियर है? तो ये किसने समझाया था? ये लाइमन ने समझाया था, इसलिए हम इस सीरीज को क्या कहते हैं, सॉरी बाल्मर ने समझाया था, तो हम क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। तो इसका N1 क्या है? आना कहां है? दूसरे में। कहां से आएगा भाई? बाकी आपके सामने एज इट इज क्वेश्चन आएगा, वर्डिंग बदल देगा, लाइमन की जगह कोई और दे देगा। अच्छा, कई बार ऐसे पूछ लेगा लिमिटिंग लाइन, कई बार अगर ये वर्ड यूज कर दे लिमिटिंग लाइन, तो भाई आप N2 इनफाइनाइट ले लेना, लिमिटिंग वर्ड यूज कर दे तो, ठीक है। अब उसने कहा पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे कहते हैं लिमिटिंग लाइन, जहां तक उसके लिए इनफाइनाइट से आ सकता था, तो इनफाइनाइट पुट कर देना, बाकी सारी वे रहेगी, ठीक है। तो ये बाल्मर सीरीज से रिलेटेड बात थी। ऐसे ही मान लीजिए, मैं और बता देता हूं आपको, और देख लीजिए, अगर मान लीजिए थर्ड में आना है, कहां से आएगा? कोई फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, ये लो जी, तो यहां आएगा। तो ये आपके पास क्या चीज, ये सीरीज जो बन गई, ये कौन सी होगी? पास्कल सीरीज। इसका N1 क्या है और बाकी N2 क्या है? क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद थी सीरीज बाल्मर पास्कल के बाद, देख लीजिए ब्रैकेट सीरीज। ये देखिए, मान लीजिए यहां आना है तो कहां से आएगा? यहीं से आएगा। तो ये जो सीरीज है वो है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सीरीज में आपका N1 क्या हुआ? 4 हो गया, N2 5 6 7। अब देखिए, वहां सिर्फ इस सीरीज का नाम देगा, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा। इसका N1 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर हमारे पास बच जाता है, ये देखिए, ये सीरीज देखिए, इसको पीफंड सीरीज कहते हैं। और लास्ट N1 तो समझ आ रहा होगा, ठीक है जी। लास्ट देख लीजिए, पीफंड है, तो एक और बच गया, ये लीजिए, इस सीरीज को हम फ्रे सीरीज कहते हैं, ये लीजिए। क्लियर है? तो ये सारी की सारी सीरीज आपको बता दी। तो ये स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का। नील बोहर के मॉडल के अंदर जो एक डेरिवेशन थी, उसका जो mvr = NH/2 पाई की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कहाँ से आई, उसको एक मैंने जो
पहले लेक्चर लिया था डी ब्रोगली कंसेप्ट, वहां डिटेल से समझा दिया था कि कहां से ड्राइव किया है, वो वहां जाके देख लेना। इससे रिलेटेड यही टॉपिक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और है, वो और देख लीजिए, एक्साइटिंग पोटेंशियल और आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो और बता देता हूं। देखिए कई बार ये वर्ड आ जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन एटम का केस ले लीजिए आप। मैंने स्पेशल कहा किसी के पास कितनी एनर्जी है, जहां वो प्रेजेंट है वो ग्राउंड स्टेट में उसकी जो एनर्जी है वो उसकी खुद की है, और वो माइनस में, आप प्लस में दे दीजिए, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जीरो मतलब वो इनफाइनाइट पे चला गया। एनर्जी से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन हो चुकी थी हमारी। मैंने आपको स्पेशल कहा था कि ये न्यूक्लियस है, किसी भी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन बाउंड है, मान लीजिए ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी कोई तो एनर्जी होगी, और वो एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में है। और क्यों नेगेटिव है ये बात पहले डिस्कस हो रही, इतनी है, तो जाहिर सी बात है मैं इसे कितनी दे दूं, इतनी दे दूं। अब उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस ई प्लस ई, जीरो। जीरो मतलब वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा, मतलब फ्री फ्रॉम बाउंडेशन। अब वो फ्री हो गया, और फ्री हो गया तो वहां से निकल जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, आयनाइज करना। आज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी दे दो कि वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तो कितनी दे दूं, जितनी उसके पास है। तो जो उसकी ग्राउंड स्टेट में जिसकी जो एनर्जी है ना, उतनी आप दे दीजिए, वही उसका एक्साइटेशन पोटेंशियल है। ऐसे ही आपसे पूछा हाइड्रोजन एटम का एक्साइटेशन पोटेंशियल था, बताओ भाई, याद है हाइड्रोजन के पहले शेल की एनर्जी तो कितनी होगी, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर है। ठीक है, तो जिसकी जितनी है साइन चेंज कर देना, उतना ही आंसर आ जाएगा जी। और एनर्जी निकालना पीछे फॉर्मूले हमारे पास है, किसी का निकाल लो चाहे। ऐसे एक वर्ड आता है, ये तो आयनाइजेशन पोटेंशियल था, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइट होना है। आज हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कम से कम दूसरे में तो जाएगा, तो ये एक्साइट होगा, तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। जिसमें भी जाना चाहता है, तीसरे में जाना चाहता है, दूसरे में जाना चाहता है, जहां भी जाना चाहता है वहां का एनर्जी डिफरेंस ले लेना। इस बार प्लस रहेगा, बात समझ रहे हो, क्योंकि आप दे रहे हो, वैल्यू हमेशा प्लस रहेगी अगर आप दे रहे हो तो। क्लियर है भाई। तो जहां से भी जंप करना है तो डेल्टा ही चाहिए, मतलब जहां से भी चाहिए। कहां से एक्साइट करना है वो देख लो, ई कहां से कहां तक जो भी है, उन दोनों के बीच का एनर्जी क्या, प्लस में ले लेना। ठीक है, वही आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे। तो ये एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है। इस चैप्टर में इतना ही कुछ था हाइड्रोजन से रिलेटेड। आपसे पूछे कि नील बोर के मॉडल की लिमिटेशन क्या रहेगी, अभी भी क्या कमी रह गई थी, तो इतनी है नहीं, मैं वैसे बोल के बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाता आपसे, केमिस्ट्री में ज्यादा पूछते हैं। हाइड्रोजन एटम सिर्फ स्पेक्ट्रम समझा तो पाया, नील बोर का मॉडल, सॉरी बोहर मॉडल स्पेक्ट्रम समझा तो पाया, लेकिन हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन लाइक का, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का समझा पाया था, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रम नील बोर के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होता। और ये जो लाइंस आती है स्पेक्ट्रम में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये लाइन स्प्लिट हो जाती है। तो स्प्लिटिंग क्यों होती है उसका कोई वजह नहीं थी। बाद में जीमन नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने समझाया था, जीमन इफेक्ट बोलते हैं उसको। तो आप यूं कह सकते हो जीमन इफेक्ट के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ये इलेक्ट्रिक लाइन जब स्पेक्ट्रम नोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हो तो भी स्प्लिट हो जाती है। बाद में स्टार्क ने समझाया था, उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। इन्होंने कहीं भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं लिया, ये कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, इस वजह से नई मॉडल की जरूरत पड़ी, और उन सारों को मिला के जो नया मॉडल बना था वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, जिसमें ऑर्बिट वर्ड आज यूज नहीं करते, आज आप पढ़ते हैं ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पे है जहां उसके सबसे ज्यादा होने की चांसेस हैं, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। तो वो जो ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट दिया गया था वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में दिया गया था, आज हम वो पढ़ते हैं।
आज तो हम कहते हैं शेल है, शेल के बाद सब शेल है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उस जगह को 95% प्रोबेबिलिटी है, 90 से ज्यादा है, तो हम उसको ऑर्बिटल कह देते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है। आज हम जानते हैं एसपी, ये जो सब शेल और आप सारी पढ़ते हो, वो सारे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें क्वांटम नंबर ये सारा कुछ भी दिया गया, वो सारा यहाँ का कंसेप्ट नहीं, वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का है। बस होगी फ्री, ठीक है। तो ये था हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड जितनी बातें थी, नील बोर के मॉडल से रिलेटेड। तो अब इसके बाद न्यूक्लियस बचेगा, वो अगला लेसन है, उसके अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है।